पोस्ट अपोकलिप्टिक भविष्य में मैलरी रेडियो पर एक संदेश सुन लेती है जिसमें एक सुरक्षित आश्रय के बारे में बताया जा रहा है जहां सबका स्वागत है। उसने अपने 2 नाम नहीं रखे बच्चों को इकट्ठा किया और एक बहुत ही गंभीर टोन में उन्हें बताया कि वे नदी के किनारे एक नाव पर जाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वे कभी अपने आंखों पर पट्टी न लगाएं वरना वे मर जाएंगे। फिर उसने उनके पालतू पक्षियों की एक डिब्बी उठाई और समूह घर को छोड़कर एक डोर के सहारे नाव तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। बिना देखे ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ था। मैलरी एक गर्भवती कलाकार है जिसे उसकी बहन जेसिका की यात्रा का दौरान देख रही है। जब वे बात करते हैं तब वे टीवी के नए संकेत को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो साइबेरिया में शुरू हुआ है और अब यूरोप में फैल रहा है। उसके बाद बहनें हॉस्पिटल जाती हैं मैलरी के अपॉइंटमेंट के लिए। बच्चे का चेकअप अच्छा होता है और जब वे बाहर जाते हैं मैलरी और जेस को एक औरत को व्यभिचार से व्याकुल होते देखा जाता है जो ग्लास की खिड़की से टकरा रही है। बाहर जाते ही हालात और भी बुरा हो जाती है। सड़कों पर पूरा अनार्की छा गया है। लोग भागते हैं, अपनी गाड़ियों को क्रैश करते हैं और उन्हें सेल्फ डिलीट करने में मदद करने वाला कुछ भी ढूंढते हैं। लगता है कि जो भी लोगों पर यूरोप में असर डाल रहा था वो अब यूएसए में भी पहुंच गया है। डर के मारे बहनें अपनी कार की तरफ दौड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक जेसिका के आंखों का रंग अजीब हो जाता है और वह पागलपन से कार चलाने लगती है मैलरी की संभावनाओं को ध्यान में नहीं लेते हुए। ये पागल स्पीड कार को पलटकर हड़बड़ बना देती है, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों बहनें बच जाती हैं। मैलरी ध्यान से बाहर निकलती है बस देखने के लिए कि उसकी बहन सड़क के बीच में कैसे आ गई है जहां एक ट्रक उससे टकराता है और वह उसे मार देता है। दुखी और व्याकुल मैलरी भीड़ में भागने लगती है जो हर सेकंड और भी ज्यादा व्यक्तिगत और भयंकर हो रही है जबकि गाड़ियां उनके चारों ओर फटने लगती हैं। जब मैलरी को भीड़ ने नीचे धकेल दिया जाता है एक औरत एक घर से बाहर निकलती है मैलरी की मदद करने के लिए जबकि उसके पति डगलस की विरोध को इग्नोर करते हुए। लेकिन जब वो मैलरी तक पहुंचने वाली होती है तब एकदम से उस औरत को किसी अनोखे व्यक्ति से बात करते हुए एक अवस्था में जाने लगती है। औरत एक जलती हुई कार में चली जाती है जो जल्द ही फट जाती है। फिर एक आदमी टॉम मैलरी को उठाकर ले जाता है और उसे घर में ले जाता है जहां डगलस दरवाजा खोलने से इनकार करता है। हालांकि घर के मालिक ग्रेग मदद करने का फैसला करते हैं और उन्हें और अन्य बचावक को साथ में अंदर ले लेते हैं। सब लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि यह क्या हो रहा है, जैसे कि भूत या दुनिया का अंत, लेकिन किसी के पास कोई प्रतीक्षापतान नहीं है। एक चीज तो तय है कि उस अनुरोध का सामना करने से लोग खुद को डिलीट कर देते हैं। एक जोड़ी अपने बेटे को बुलाने के लिए घर से निकल जाती है खतरा को परवाह किए बिना। टीवी के न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि यह फेनोमेनन पूरे विश्व में फैल रहा है, लेकिन जल्द ही सारे सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, इसलिए अब कोई भी प्रोग्रामिंग या फोन कॉल नहीं होता। तब बचे हुए बचावक फैसला करते हैं कि सभी खिड़कियों को ढक लेंगे ताकि कोई भी बाहर देखने न पाए। वर्तमान में मैलरी और बच्चे नदी पर 6 घंटे से चल रहे हैं। वो कभी भी रेडियो से लोगों से संपर्क करने की कोशिश करना बंद नहीं करती और सबको एक चादर से ढककर रखती है। वो डब्बे में रखे हुए पंछियों का भी नियमित रूप से जांच करती है। जब पंछियों को घबराहट होने लगती है तब मैलरी उस एंटिटी की अपनी नाम बुलाने की सिसकी सुन सकती है और उससे इग्नोर करने की कोशिश करती है। गुजरे हुए समय में समूह एक अचानक खटखटी की आवाज सुनता है। यह एक बचावक है जिसका नाम ओलंपिया है जो मदद के लिए भीख मांग रही है क्योंकि वह गर्भवती है। डगलस और मैलोरी को और लोगों को अंदर आने से विरोध करता है, लेकिन मैलोरी उसे निर्दय कहकर कहती है और वे उससे अंदर आने की फैसला करते हैं। मैलोरी एक बंदूक पकड़ लेती है बस सुरक्षा के लिए और सभी लोग अपने आंखों को बंद कर लेते हैं जब तक वे यकीन नहीं हो जाते कि ओलंपिया हानि नहीं है। उसके बाद ग्रेग योजना की जांच करने के लिए दूसरों का द्वारा बाहर के दृश्य को देखने के लिए रेडी होते हैं अपने सुरक्षा कैमरों के माध्यम से। बाकी लोग उससे कुर्सी पर बांध देते हैं मॉनिटर के सामने, फिर उससे अकेला छोड़ देते हैं। ग्रेग ध्यान लगाता है ताकि वह नजरें नहीं हटा सके और कुछ समय के बाद उसका चेहरा बदल जाता है। समूह आवाज सुनता है जो कमरे से आती है और वे अंदर दौड़ते हैं ग्रेग को घायल पाए, जिसमें वो हल्के से कहल जाता है तुरंत मौत। बाकी लोग तुरंत स्क्रीन को तोड़ देते हैं। उसी रात मैलोरी को नींद नहीं आती और वह घर में घूमते हुए एक और अजीब आवाज सुन लेती है, लेकिन ये बाद में पता चलता है कि यह लूसी और फेलिक्स हैं जो प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। मैलोरी और बच्चे नदी पर 14 घंटे से चल रहे होते हैं जब उससे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है कि आंख बंद खोल दे क्योंकि अब सुरक्षित है और खाना भी वादा करता है। मैलोरी बच्चों को कहती है कि यह न करें और अपनी बंदूक निकालकर अंधे फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी गोलियां मिस हो जाती हैं और आदमी नाव पर चढ़ जाता है उन्हें हमला करने के लिए, जबकि पंख पक्षी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। आदमी उसका पट्टी हटाने की कोशिश करता है कहकर कि वह एंटिटी खूबसूरत है, लेकिन मैलोरी उससे रोक लेती है और बहुत मेहनत के बाद वह उसे एक हथौड़े से मार देती है। गुजरे हुए समय में समूह की खाना खत्म होने लगा है और अब तो साफ है कि मदद नहीं आएगी। मैलोरी, टॉम, डगलस, लूसी और चार्ली सुपरमार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। उम्मीद है कि संख्या में सुरक्षा होगी। वे खिड़कियों को रंग और ढके हुए रखते हैं ताकि बाहर देखने की कोशिश न करें और फिर जीपीएस का इस्तेमाल करके सड़कों में उन्हें गाइड करते हैं जहां वे छोड़ दिए गए काज और मुर्दा जिस्मों से टकराते हैं। जब भी वो हर रुकावट को आगे बढ़ते हैं जीपीएस कुछ चीज को गाड़ी के चारों ओर घेरना डिटेक्ट करता है। वे एक साया देख सकते हैं जो गाड़ी को वूशिंग आवाज के साथ हिला रहा है, इसलिए वे पैनिक में तेज चलने लगते हैं। आवाज और हिलाने बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंत में जीपीएस घोषित करता है कि वे सुपरमार्केट तक पहुंच गए हैं, इसलिए वे अंदर जल्दी जाते हैं और तक टिकने तक वो अपनी आंखों के पट्टी नहीं हटाते जब तक वे सभी खिड़कियों को ढक नहीं लेते हैं।
समूह विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे खाना को इकट्ठा करना शुरू करता है, लेकिन बच्चों के लिए भी चीजों को। मैलोरी कुछ पक्षी ढूंढती है और निर्णय लेती है कि उन्हें भी साथ ले लेना चाहिए। डगलस को लगता है कि वे यहीं रुकना चाहिए, लेकिन मैलोरी उसे डांटती है और उसे दिखाता है कि घर में बचे हुए लोगों को छोड़ देना करुणाहीन होगा। अचानक समूह एक दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनता है और चार्ली एक परिचित आवाज को पहचान लेता है। यह उसका सहयोगी है जो भटक कर फ्रीजर में अटक गया है और छूटने की गुहार कर रहा है। समूह इसे भरोसा नहीं करते और दरवाजा थोड़ा सा खोलती है जांच करने के लिए, जिससे पक्षी पागल हो जाते हैं और मनुष्य को असली रूप में एंटिटी होने का सबूत मिलता है जो उन्हें धोखा दे रहा है। मनुष्य शोर मचाने लगता है कि एंटिटी को देखा जाए और दरवाजा धक्का देता है, इसलिए चार्ली उससे संभालने के लिए उसको फिर से फ्रीजर में भेजता है, बाकियों को उसे फिर से बंद करने की अनुमति देते हुए। फिर खून दरवाजे के नीचे से निकलने लगता है, जिससे चार्ली की मौत तस्लीम होती है। समूह अभी भी उस व्यक्ति के आवाज को सुनते हुए चलते हैं जो छुट्टी की गुहार कर रहा है। उस रात घर में समूह को लगता है कि कोई गाड़ी से दूर चला गया है, इसलिए वे गैराज में दौड़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि लूसी और फेलिक्स उनके केवल वाहन के साथ दूर चले गए हैं। वर्तमान में मैलोरी अंत में एक 24 घंटे के लगातार धक्करने के बाद आराम लेती है, लेकिन उस बच्चे के बारे में बहुत चिंता होती है और जल्दी ही वो फिर से धक्करने लगती है। लेकिन नाव गलती से एक डूबी हुई ट्रक से टकरा जाती है। लड़का नाव से गिर जाता है और मैलोरी उसे ड्राउन से बचाती है, लेकिन उस प्रोसेस में उनका ब्लैंकेट और खाना खो जाता है। मैलोरी अपनी जैकेट से उसे गर्म करने की पूरी कोशिश करता है और फौरन नाव को तट पर रोकता है, जहां उस बच्चों को बताती है कि वे हिलना नहीं चाहिए जब तक वह जरूरत की चीजें ढूंढने न जाए। फिर मैलोरी नाव से कुछ दूर जोड़ती है और जंगलों में चलने लगती है जब तक उसे एक इमारत को नहीं मिलता जहां से वह नए ब्लैंकेट में भोजन इकट्ठा करने लगती है। उसकी डोर इतनी लंबी नहीं है, इसलिए वह उसे फर्नीचर से बांधकर जांच जारी रखती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और देखती है कि डोर हिल रही है जब एक साया बाहर चलता है, इसलिए वह तुरंत ही इमारत से बाहर निकलकर जंगल के मैदान में दौड़ती है। जैसे ही एंटिटी उसका नाम फुसफुसाने लगती है, मैलोरी अंधाधुंध अपनी गन को चला देती है सुरक्षा के लिए, जो सुनाई देता है। छोटी लड़की को इससे असर होता है और वह नाव से उतरकर मदद करने लगती है। भगवान की कृपा से मैलोरी जल्दी हरकत करती है और बच्चे तक एंटिटी नहीं पहुंच पाती है। वो उसे दोबारा नाव में खींच लेती है और उसे सुनाती है कि वो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके उसने, याद दिलाते हुए दोनों बच्चों को उन्हें अगर हालात पीछे चल जाते हैं तो मैलोरी को छोड़कर खुद को बचा लेना चाहिए। एक और बच्चा उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और ओलंपिया बिना दूसरों से पूछे उसे अंदर आने देती है। पहले उसका नाम गैरी होता है और जब टॉम जांच करता है तो कुछ छुपने वाली बात नहीं मिलती है। गैरी बताता है कि सिर्फ पागल मरीज ही एंटिटी को झेल सकते हैं। उसने कुछ पागल लोगों से भाग निकला है जो एक दिमाग अस्पताल से भाग गए हैं और अब वे लोग बाहर हैं, लोगों को एंटिटी को देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दावा करते हैं कि यह खूबसूरत है। डगलस गैरी पर भरोसा नहीं करता और उससे गन पॉइंट पर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चेरिल उसे बेहोश कर देती है और उसे गराज में बंद कर देती है, जबकि गैरी को मौजूद रहने की अनुमति देती है। मैलोरी और बच्चे नाव पर 38 घंटे से हैं। मैलोरी सबको एक चादर से ढक लेती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वे रफ्तारे के नजदीक जा रहे हैं, जो सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा है। किसी को अनुभवित करने के लिए किसी को उनकी आंखें खोली रखनी पड़ेगी, और दोनों बच्चे इसके लिए वॉलंटियर हो जाते हैं। लेकिन मैलोरी याद करता है कि उसने ओलंपिया को वादा किया था कि अगर कुछ उसके साथ हो गया तो वह उसकी बेटी का ध्यान रखेगी, और उसके अपने बेटे को भी उसने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। अंत में उसने फैसला किया है कि वे बस इसमें रिस्क लेंगे और पिछले समय में रफ्तारे से गुजर जाएंगे बिना देखे। मैलोरी और ओलंपिया दोनों एक साथ बच्चादानी की हालत में आने लगती हैं, जबकि टॉम और चेरिल महिलाओं को उनके कमरे में ले जाते हैं। गैरी एक सतशिकार डरावने जानवरों के कई चित्रों को निकालता है और एक नया चित्र बनाने लगता है, प्रकट करते हुए कि वो असल में दिमागी अस्पताल से भागे हुए पागल लोगों में से एक है। फिर उसने मैलोरी की पक्षियां निकालकर उन्हें फ्रिज में डाल देता है। फिर दरवाजों पर पड़े हुए कागजों को फाड़ देता है, जो डगलस दूर से देखता है। जब टॉम ने नीचे आया और चित्रों को देखा तब गैरी ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। फिर उसने सामने के गराज के दरवाजे को खोल दिया, उम्मीद करते हुए कि डगलस को देखा दे, पर वो जल्दी से अपने आंखों को ढक लेता है। ऊपर ओलंपिया और मैलोरी के दो बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बच्चे पैदा होते हैं। अचानक गैरी कमरे में प्रवेश करता है और ओलंपिया के सामने पर्दा ऊपर करता है, जिससे वो तुरंत एंटिटी का शिकार हो जाती है। मैलोरी उसके बच्चे को उसे चुरा लेती है। फिर ओलंपिया जाती है खिड़की के पास सेल्फ डिलीट करने के लिए। उसके बाद गैरी चेरिल के चेहरे को पकड़ लेता है और उसे मजबूर करता है अपनी आंखें बाहर देखने के लिए, जिससे उस भी सीजस से सेल्फ डिलीट कर लेती है, जबकि मैलोरी बच्चों के साथ एक चादर के नीचे छुप जाती है। डगलस एक राइफल के साथ आता है और अंधे निशाने लगाता है, गैरी के हाथ में चोट पहुंचते हुए। हालांकि गैरी तुरंत बदला लेते हैं और डगलस पर चढ़कर उसे रेलिंग से नीचे धकेल देते हैं और उससे सीजस से घायल करते हैं। राइफल जमीन पर गिर जाता है और टॉम भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, साथ ही गैरी, जिससे हथियार छूट जाता है। मैलोरी दो गोलियां सुन लेती है किसी के पास जाते वक्त, लेकिन भाग्य से वह टॉम होता है जिसने लड़ाई जीत ली है। 5 साल गुजर जाते हैं और मैलोरी और टॉम अब एक साथ रह रहे हैं, जबकि बच्चों को एक जोड़ी के रूप में पाल रहे हैं। उनके पास घर को सुरक्षित रखने का पूरा प्रणाली होता है और जरूरत पड़ने पर वे सप्लाईज ढूंढने के लिए डोर का उपयोग करते हैं। एक दोपहर मैलोरी सप्लाईज लेने के लिए बाहर जाती है जब उसे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। उसने उन्हें चले जाने का इंतजार किया और फिर घर वापस भागती है टॉम को इस बारे में बताने के लिए, इसलिए वे एक दूसरे के साथ अकेला नहीं जाएंगे।
उस रात दूसरे रेडियो संकेत मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि नदी के नीचे एक सुरक्षित कॉम्पाउंड है जहां बहुत सारी सप्लाईज और खाना है। रेडियो पर आवाज उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देता है जिसे टॉम एक मैप पर लिख देता है। प्रत्यक्ष देखने की आवश्यकता है कि रैपिड्स को पार करने के लिए, और आवाज के अनुसार जंगल के पक्षियों की आवाज को सुनना चाहिए क्योंकि वे एंटिटी के आसपास होती हैं। टॉम कॉम्पाउंड जाना चाहता है लेकिन मैलोरी इसे एक जाल समझती है और इसलिए उससे मना करती है। कुछ देर बाद जब परिवार मिलकर सप्लाईज ढूंढने जाता है, उन्हें फिर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए टॉम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने जाता है जबकि मैलोरी और बच्चे सुरक्षित तौर पर बाहर निकलते हैं। गाड़ियों के ड्राइवर्स एक पागल ग्रुप होते हैं जो टॉम से एंटिटी को देखने के लिए कहते हैं, और जब उन्हें मैलोरी और बच्चे नोटिस करते हैं, टॉम उन पर गोली चलाता है। उससे कुछ लोगों को मार देता है लेकिन वे भी उस पर गोली चलाते हैं। इसलिए अगर टॉम अपने फैमिली को बचाना चाहता है तो उसके पास बेहतर निशाना लगाने के लिए आंखों पर पट्टी हटानी ही पड़ती है। उन्हें कुछ ही सेकंड्स में मारकर टॉम एंटिटी को देखता है और सेल्फ डिलीट कर देता है। मैलोरी अपने नुकसान पर टूट जाती है और फैसला करते हैं कि अब सुरक्षित आश्रय के लिए निकलना चाहिए। अब नदी में 42 घंटे बीत चुके हैं और समूह रैपिड्स के नजदीक जा रहा है। जब वे टेढ़े पानियों तक पहुंचते हैं, मैलोरी अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन नाव पलट जाती है और सब गिर जाते हैं। मैलोरी बच्चों का नाम बुलाती है और लड़के को पानी में मिलता है लेकिन लड़की किनारे तक पहुंच जाती है। शुक्र है, मैलोरी जल्दी से उसे ढूंढ लेती है क्योंकि लड़की के पास एक घंटी होती है जो उस बार बार बजाती रहती है। फिर तीनों जंगल के बीच से चलते हैं जहां उन्हें एंटिटी की सरगोशी सुनाई देती है। टॉम की आवाज का इस्तेमाल करते हुए मैलोरी उससे भाग जाने की कोशिश करता है लेकिन एक छोटे पहाड़ी से गिर जाती है। आवाज बच्चों के पीछे जाती है और लड़का अपनी आंखों पर पट्टी उतारने की कोशिश करता है लेकिन मैलोरी उसे जल्दी से ढूंढ लेती है और उसे रोकती है। उसे लड़की नहीं मिल पाती है, इसलिए उससे गुस्सा करने के लिए माफी मांगने लगती है और उसकी आवाज लड़की को लौटने की अनुमति देती है। फिर परिवार पक्षियों की आवाजों को फॉलो करता है लेकिन उन्हें भागते हुए शुरू करना पड़ता है जब एंटिटी उन्हें अचानक घेर लेती है। उन्हें कुछ बार गिरना पड़ता है लेकिन अंत में वे कॉम्पाउंड तक पहुंच जाते हैं और दरवाजा एंटिटी उन तक पहुंचने से पहले खुला होता है। कॉम्पाउंड के अंदर मैलोरी की आंखों का जांच होता है और जल्दी ही सबको रुखसत मिलता है रहने के लिए। वे रेडियो की आवाज से मिलते हैं और मैलोरी को पता चलता है कि कॉम्पाउंड अंधा विद्यालय है जिसमें बच गए हैं, लेकिन भारी संख्या में पक्षी भी होते हैं जो चेतावनी के रूप में काम करते हैं। अब वे अंत में सही तौर पर जीने का आरंभ कर सकते हैं। मैलोरी निर्धारित करता है कि बच्चों का नाम क्या होगा। लड़की का नाम ओलिम्पिया रखा जाता है उसके माँ के नाम के अनुसार और लड़का टॉम के नाम पर। फिर मैलोरी अपनी डिब्बी खोलकर पक्षियों को छोड़ देती है कि वे अन्य आश्रम वासियों के साथ रहें। सब्सक्राइब करें और इस तरह के अधिक वीडियो के लिए सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।